हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मेरी आवाज होपफुली आपको क्लियर आ रही होगी, बट थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज है तो आप उसको अवॉइड करना। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिस पर मैं कुछ पढ़ा रहा हूं। वैसे तो मैं एक केमिस्ट्री का टीचर हूं, तो आज जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ये 80%, 70 to 80% बच्चों का वीक पार्ट है। 80% अप्रॉक्स बच्चों का वीक पार्ट है। बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं आती है, और ये मोस्टली उन बच्चों के लिए है जो इस वक्त 9th क्लास में है, या फिर 10th क्लास में, या फिर अभी आप 10th क्लास में आए हो, या फिर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो। अब ये बच्चों की वीकनेस क्यों रहती है, इस टॉपिक के बारे में, इस टॉपिक क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इस टॉपिक में बच्चे वीक क्यों रहते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमारा 9th क्लास का है, और 9th क्लास में जो है बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते। 9th क्लास में नहीं पढ़ते हैं, 11th क्लास में नहीं पढ़ते हैं, और इसीलिए उनके जो एक्चुअली कोर कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा 9th और 11th में ही होता है। और जब वो 9th और 11th में ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो उनको 10th या फिर 12th में आकर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अब इन प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम उनके साथ 10th में होती है, सपोज उनको 10th में बोर्ड एग्जाम देना है या 12th में बोर्ड एग्जाम देना है, तो अब उनको वो चीज 9th में पढ़नी थी, वो उन्होंने वहां पर ध्यान नहीं दिया। और इस चीज का ज्यादा से ज्यादा प्रेशर क्या होता है, ट्यूशन टीचर्स पर आता है। और बहुत सारे ट्यूशन टीचर्स जो हैं ये सब चीजें जो है बच्चों को सिखा भी नहीं पाते हैं, या बहुत सारी जगहों पर नहीं इस लेवल पे नॉलेज प्रोवाइड हो पाती बच्चों को। तो हम बहुत ही बेसिक चीज समझने वाले हैं, लेकिन इस बेसिक चीज को समझने से पहले मैं आप बच्चों से एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि सबसे पहले आपको देखो, केमिस्ट्री की बात आती है ना, केमिस्ट्री की बात, तो केमिस्ट्री की बात आने के लिए आपको एलिमेंट्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। एलिमेंट्स मतलब हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, इवन 118 प्लस एलिमेंट्स हैं। आई मीन अभी भी साइंटिस्ट जो है खोज करते रहते हैं, लेकिन जो हमारे काम के एलिमेंट्स हैं वो मोटे मोटे, यानी बेसिक, जो एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, एटलीस्ट 1 to 30 एलिमेंट्स तो आपको याद होने ही चाहिए। और अगर ज्यादा याद है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बता देता हूं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, फॉर्मूले बनाने वाले हैं। और फॉर्मूले बनाने के लिए क्या क्या चीजों की बच्चों को दिक्कत रहती है, क्या क्या चीजें बच्चों को याद करनी चाहिए, क्या चीजें बच्चों को जरूरत पड़ती है, वो सभी चीजें मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक कॉपी लेनी है और उस कॉपी पर एटॉमिक नंबर लिखना है। एटॉमिक नंबर लिखना है। एटॉमिक नंबर को बेटा Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स के नाम, एलिमेंट्स के नाम जैसे अब मैं बताता हूं। जैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 एलिमेंट हो गया हमारा हाइड्रोजन, 2 हो गया हमारा हीलियम, 3 हमारा लिथियम, 4 बोरोन, एंड सो ऑन। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, एलिमेंट्स पता होने चाहिए। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चों को एलिमेंट्स के सिंबल नहीं याद होते हैं। सिंबल बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, कई बार क्या होता है कि मैं बच्चों से पूछता हूं, बेटा कोबाल्ट का सिंबल क्या है? तो कोबाल्ट का सिंबल तो CO है, बट वो क्या बोलते हैं? C। मैंने पूछा क्रोमियम का सिंबल क्या है, तो वो कह देते हैं Cu। तो आपको बेसिकली सिंबल्स जरूर याद करने हैं, जैसे हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बोरोन का B। इस तरह से आपको सिंबल्स लिखने हैं। उसके बाद आता है हमारा
एटॉमिक मास, और ये एटॉमिक मास भी आपको याद करना पड़ेगा। अब जब आप गूगल पे आप एटॉमिक मास सर्च करोगे तो आपको पॉइंट्स में मिलेगा, जैसे आपको मिल सकता है कि 3.9 या 3.6। अगर 0.5 से ऊपर नंबर है, पहला डिजिट जो है 5 से ऊपर है, तो आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हो। जैसे 5.6 है तो आप उसको 7 बोल सकते, सॉरी 5.6 है तो आप उसको 6 कह सकते हो। अगर आपके पास 3.4 है तो आप उसको 3 कहोगे, राउंड ऑफ जो आप मैथ्स में पढ़ते हो। लेकिन इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? वैलेंसी। वैलेंसी। अब कई बार क्या होता है, बच्चे वैलेंसी याद करते हैं, कई बार क्या होता है, बच्चे वैलेंसी याद करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको आज वैलेंसी निकालना सिखाऊंगा, और किस तरह से वैलेंसी और चार्जेस भी आपको निकालना सिखाऊंगा, और वैलेंसी का यूज करके हम फॉर्मूले बनाना स्टार्ट करेंगे और समझेंगे किस तरह से फॉर्मूले बनते हैं। इसके साथ साथ आपको कंपाउंड रेडिकल्स याद करने पड़ेंगे। कंपाउंड्स रेडिकल, जैसे मैंने कहा फर्स्ट SO4 2-, इसको हम लोग कहते हैं क्या? सल्फेट। CO3 2-, इसको हम कहते हैं OH-, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड। HCO3-, इसको हम दो नाम से बेटा जानते हैं, एक बाइकार्बोनेट, एक हाइड्रोजन कार्बन। फिर आता है हमारा फॉस्फेट यानी कि PO4। फिर आता है हमारा नाइट्रेट, ठीक। अभी मैं क्या करता हूं, इनके ऊपर जो चार्जेस हैं उनको एक बार के लिए हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जिस भी एलिमेंट की या जिस भी कंपाउंड की जो वैलेंस है, यहां पर कंपाउंड रेडिकल मैंने यहां पर लिखे सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इनकी वैलेंसी क्या है? इनकी वैलेंसी, अब इनकी वैलेंसी भी कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये आप नोट कर लेना इस तरह से अपने पास। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो वैलेंसी क्या होता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स। अभी आउटर मोस्ट शेल क्या है, एटम क्या है, वो सभी चीजें मैं आपको बताता हूं। सबसे मान लो आप जो 9th और 10th में जो एटम की डेफिनेशन पढ़ोगे, एटम की जो भी स्ट्रक्चर पढ़ोगे, वो आप कुछ इस तरह से पढ़ोगे। आपने क्या किया, ये एक ऐसा सर्कल बनाया, फिर आपने क्या किया, एक दूसरा सर्कल बनाया, फिर आपने क्या किया, एक तीसरा सर्कल बनाया, फिर आपने क्या किया, एक चौथा सर्कल बनाया, और इस तरह से सर्कल बनते जाएंगे। और इन सर्कल को हम लोग कहते हैं शेल्स, ठीक। उसके बाद आप इसमें पढ़ोगे कि एटम जो होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ही पास होते हैं बहुत सारे प्रोटॉन्स, और इनकी शेल्स में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। अब जो सबसे अंदर वाली शेल होती है इसको हम लोग कहते हैं K, और K = 1, इसको फर्स्ट शेल के नाम से दे देते हैं। उसके बाद सेकेंड शेल L, इसको हमने 2 दे दिया। उसके बाद थर्ड M 3, और लास्ट N = 4, KLMN। और इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, किस तरह से भरे जाएंगे, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरने का एक फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, और n = नंबर ऑफ शेल, या फिर 1 2 3 4 ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, n की जगह पर मैंने 1 लिखा, 1 का स्क्वायर 1, और 1 2 जा 2,
उसके बाद मैंने लिखा 2, 2 2 जा स्क्वायर, 2 4 जा आई मीन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर मैंने लिखा 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, फिर मैंने लिखा 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। तो आप यहां पर देखो कि ये 2, 8, 18 एंड 32। देखो किसी भी एटम की शेल को फुलफिल करने के लिए, हर किसी का अपना शेल है, शेल को फुलफिल करने के लिए, उसका पेट भरने के लिए मैक्सिमम इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, दूसरी शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तीसरी शेल में मैक्सिमम 18 और चौथी शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब मैक्सिमम 8 तो होने ही चाहिए, ये तो एक बेसिक रूल है। इसमें आता है एक मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या होता है, कई बार रिपीट हो जाता है। रिपीट कैसे? 2 8 8 18 32, 8 2 बार रिपीट भी हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि सबसे पहले मान लो मैंने एग्जांपल लिया सोडियम का। ठीक, सोडियम का सिंबल होता है Na। अब क्या हुआ, Na का एटॉमिक नंबर जो होता है यानी Z जो होता है वो कितना होता है 11। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का 11। दूसरी चीज, जितना भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें होते हैं प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो यहां पर जितने एटॉमिक नंबर उतने ही उसमें प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन, राइट। अब मैंने क्या किया, मतलब मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11। मैंने इन एटॉमिक नंबर्स को आई मीन इलेक्ट्रॉन्स को इनमें भरना स्टार्ट किया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहली शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2। अच्छा, अब आप पूछ सकते हो कि सर 2 ही क्यों, मैं 8 क्यों नहीं लिख सकता पहले? तो बेटा हर शेल की अपनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की, वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होल्ड नहीं कर सकते, उनका एक एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब 11 में से 2 गए, कितने बचे 9। 9 में से मैं दूसरी शेल में कितने भर सकता हूं 8, 8 भर दिए, 8 2 10। अब कितना बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए 1। ठीक, तो जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी एटम की वैलेंसी। क्या कहते हैं, एटम की वैलेंसी। ठीक है, इतनी बात समझ गए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। 17 एटॉमिक नंबर होता है। तो मैंने फर्स्ट शेल में कितने भरे 2, दूसरी शेल में 8, तीसरी शेल में कितने भर सकते हैं 8, नहीं सॉरी, फर्स्ट शेल में 8, दूसरी में फर्स्ट शेल में 2, दूसरी में 8, कितने बचे 7 बचे। तो यहां पर मैंने लिख दिया 7। ठीक, अब यहां पर समझना, सबसे पहले एटम की एक और चीज समझो कि मान लो सोडियम के 2 8 1। ठीक, मैंने क्या किया, फर्स्ट शेल बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दूसरी शेल बनाई, उसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिए। तीसरी शेल में क्या किया, मैंने 1 भर दिया। अब जिसके पास सोडियम के एटम में 3 शेल बनी, तो जो लास्ट शेल होती है इसको हम लोग कहते हैं वैलेंस शेल, और उसके जस्ट पास वाली शेल को कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। और पेनल्टीमेट के शेल के पास वाली शेल को कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही डिसाइड करते हैं उस एटम की वैलेंसी। अब क्या होता है, एटम की वैलेंसी यहां पर समझ गए कि वैलेंस शेल में बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं वैलेंसी। ओके, अब हमने क्या किया, हमने यहां पर सोडियम की वैलेंसी कितनी निकाली 1। अब क्लोरीन की वैलेंसी, क्लोरीन के लास्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 7 बच रहे हैं।
लेकिन 7 इसकी वैलेंसी नहीं हो। तो जो आप समझना, जिसके लास्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसके लास्ट शेल में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बेटा समझो इन सभी को स्टेबल होने के लिए मैक्सिमम या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, या 8 इलेक्ट्रॉन हो, या 18 हो, या 32 हो, या 2 8 8 18 या 32 हो, है ना। तो यहां पर देखो, अब सपोज समझ लो ये 1 है, इसके जैसे सोडियम है, सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, ठीक। लेकिन इसको पेट भरने के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 8 होने चाहिए कम से कम, लेकिन इसके पास कितना है? 1। सपोज मान लो आप हो और मैं हूं, दोनों को भूख लगी हुई है, दोनों को भूख लगी हुई है, दोनों के पास कितनी रोटियां हैं? मैं मान लो मेरे पास 1 रोटी है, आपके पास 7 रोटी है। जैसे सोडियम के पास 1 रोटी है और क्लोरीन के पास 7 रोटी है, ठीक है। अब मान लो मैं आपके पास आया, मैंने कहा भाई यार मुझे ना भूख लगी है और मेरे पास 1 रोटी है, लेकिन मुझे 8 रोटी की भूख है, तो अपनी 7 रोटी मुझे दे दो। और वहीं क्लोरीन ने मुझसे कहा एक काम करो ना, मेरे को भी 8 रोटी की भूख लगी है, लेकिन मेरे पास 7 रोटी है, तुम मुझे अपनी 1 रोटी दे दो। तो कौन किसको देगा? ऑब्वियसली आप मुझसे 1 रोटी लेना पसंद करोगे ना, अपनी 7 रोटी तो मुझे नहीं दे दोगे। तो वहीं जिसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो या 3 हो, वो एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और जिनके लास्ट सेल में 5 6 7 होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, वो अदर दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? गेन करते हैं। और जो लूज करते हैं उनके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो गेन करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उनके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, राइट। ठीक है, यहां तक आप बात समझ गए। अब सपोज मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास अब यहां पर क्या हुआ? 5 6 7 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। इनकी वैलेंसी निकालने के लिए आपको 8 में से माइनस करना है। अगर किसी के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आप उसको 8 में से माइनस कर दो, कितने बचे? 3। इसके लास्ट में 6 है, उसको माइनस कर दो, 8 में से 6 गए 2, 7 है तो 8 में से 7 गया 1। तो जिन एलिमेंट्स के लास्ट में 5 होगा उसकी वैलेंसी 3, जिसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी वैलेंसी 2, जिसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वैलेंसी 1। बट अगर हम चार्ज लगाएंगे तो जिसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर -3 चार्ज लगेगा, जिसके लास्ट में 6 है वहां पर 2 माइनस लगेगा, जिसके पास 7 है उसके पास माइनस का 1 या माइनस का चार्ज लगेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। अब क्या किया, अब यहां पर समझो, वैलेंसी निकाल के देखना। आप क्या करना, इस रूल के हिसाब से जब आप इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल करोगे तो आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक तो आपका ये रूल काम करेगा, 2n² वाला। लेकिन जब आप 21 to 30 आप मूव ऑन करोगे तो वहां पर आपको कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्रोमियम और कॉपर में। और वहां पर आपको वेरिएबल वैलेंसी भी देख, क्रोमियम कॉपर का इनकी वेरिएबल वैलेंसी, वहां पर आपको आयरन का भी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन, कॉपर का डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम 1 to 20 समझते हैं। जैसे मान लो मैं इसको रब कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लेना, ठीक है, पॉज करके। अब देखो, मैं यहां से 11 से लेकर 20 तक की बात करता हूं। जैसे सोडियम है, सोडियम का सिंबल Na, इसका एटॉमिक नंबर 11, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया 2, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया 2 8 1। मैग्नीशियम, मैंने इसका एटॉमिक नंबर 12, मैंने किया 2 8 2। एल्यूमिनियम 13 2 8 3। एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है? सिलिकॉन 14 2 8 4। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस 15 2 8 5। सल्फर 16 2 8 6। सल्फर के बाद क्या आता है? क्लोरीन 17 2 8 7। आर्गन, आर्गन 18 होता है, इसका जाता है 2 8 8। इसका देखो फुलफिल है तो इसको नोबल गैस कहते हैं।
इसकी वैलेंसी बेटा 0 हो जाएगी। उसके बाद पोटेशियम 19 2 8 8 1, उसके बाद कैल्शियम 20 2 8 8 2। आप सबकी वैलेंसी चेक करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी 1 वैलेंसी है, 1 ही रहेगी, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। 2 है, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 वैलेंसी। इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 वैलेंसी। और जिसके लास्ट में 4 है उसकी 4 वैलेंसी। लेकिन जिसकी 5 है उसको आप 8 में से क्या कर दोगे माइनस, तो इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1 और इसकी तो आपको बता दी 0, इसकी 1 और इसकी 2। तो इस तरह से जो लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उस एटम की वैलेंसी का डिसाइड करते हैं। इतनी बात समझ गए, नोट कर लो। अभी 1 to 20 समझते हैं, बेसिक की फॉर्मूले बनते कैसे हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। अब आते मैंने कंपाउंड रेडिकल की बात करी थी, जैसे SO4। भाई हमने उन एलिमेंट्स की तो वैलेंसी निकाल ली, इनकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे? तो SO4 का इसको हम लोग क्या कहते हैं सल्फेट। तो मैं क्या करूंगा ऐसे लिखूंगा SOOO, ठीक। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, इसका डिस्ट्रीब्यूशन 2 8 6, उसके लास्ट में 6 है तो यहाँ पर 6 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है 8 2 6, इसके लास्ट में 6 6, इसके भी 6, इसके भी 6 और इसके भी 6। अब सल्फर क्या करेगा, अब ऑक्सीजन सबको 8 चाहिए और सबके लास्ट में कितने हैं 6 6 6, ठीक है। तो इसके भी 6, इसके भी 6, इसके भी 6, इसके भी 6 और इसके भी 6। लेकिन सभी स्टेबल होना चाहते हैं, सभी के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए कितने होने चाहिए 8 होने चाहिए। तो ये क्या करेगा ऑक्सीजन ये सल्फर के पास जाएगा कि भैया हमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पर 8 हो जाएंगे, इसका पेट भर गया। इसके पास कितने बचे 4 बचे, ये 2 आया इसने इसको दिए, इसके पास भी 8 हुए, ये भी डन हुआ, ठीक। इसके पास 2 बचे, ये इसके पास आया इसने इसको दिए 8, ये भी डन। अब इसके पास कितने बचे 2 और 8, ये भी डन। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है 2, 8 होने के लिए कितने चाहिए 2, तो सल्फेट की वैलेंसी कितनी हो गई 2 वैलेंसी हो गई, ठीक है। ऐसे ही एक और हम निकाल के देखते हैं, अगला आप बताना। जैसे मान लो मैंने निकाला NO3 नाइट्रेट, NOOO, इसके लास्ट शेल में 5, इसके 6, इसके 6, इसके 6, 2 इसने इसको दिए, इसके 8 हुए, डन। 2 इसने इसको दिए, इसके भी 8 हुए, डन। एक बचा, एक इसने इसको दे दिया, इसके पास डन, लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है अभी भी, और इसका क्या था 2 और 5, तो इसके पास 5 चले गए, 2 डन। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कमी है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। ऐसे ही करके आप निकालना कार्बोनेट, निकाल के देखना, वैसे इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है। HCO3 इसकी भी निकालना, इसकी भी 1 होती है। उसके बाद OH, यहां पर OH की वैलेंसी नहीं निकाल पाओगे, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसके लास्ट में 6, इसके लास्ट में 1, एक इसने इसको दिया, इसके पास 7 हुए, लेकिन इसके पास एक की कमी है तो इसकी वैलेंसी 1। इस तरह से आप निकाल के देखना। फॉस्फेट की निकालोगे इसकी 1, फॉस्फेट की निकालोगे तो इसकी आएगी 3। तो इस तरह से हम कंपाउंड रेडिकल की वैलेंसीज निकाल सकते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो हमने अभी तक सिर्फ क्या समझा कि हम कैसे एटम क्या होता है, एटम की शेल्स को कहते क्या है, वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। फिर हम एटम्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जिसका रूल होता है 2n², जिसमें हम 2 8 18 और 32 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, ठीक है। उसके बाद एक मैजिक नंबर भी 2 8 8 18 32 भी भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स। पेट भरने के लिए 2 होने चाहिए या फिर 8 होने चाहिए, फिर 18 या फिर 32 होने चाहिए। ये मतलब फुलफिल होने के लिए एक शेल की फुलफिल लिमिट क्या है वो हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, आपको कंपाउंड रेडिकल की वैलेंसी निकालना सिखाया। अब हम आते हैं कि किस तरह से फॉर्मूले बनते हैं और किस तरह से इनके ऊपर चार्ज आता है। तो ये आप नोट कर लेना और इनकी वैलेंसी निकाल कर देखना। देखो, जैसे सबसे एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। इसको आप सभी लोग जानते हो कि नमक जो हमारे घरों में खाया जाता है। अब बात आती है फॉर्मूला बनता कैसे है। तो मैंने क्या किया, सोडियम का सिंबल क्या है Na, ये हमें पता होना चाहिए सिंबल क्या है। फिर मैंने कहा क्लोरीन यानी कि Cl,
इसको वैसे कहते क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड। अब यहां पर देखते हैं इनकी वैलेंसी हमने निकाली थी, एक बार मैं दिखाता हूं। यहां पे 11 था, 2 8 1, तो इसके लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, तो यानी कि इसकी वैलेंसी भी 1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2 8 7, इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम इसको 8 में से माइनस करेंगे तो कितना बचा, 1, तो इसकी भी वैलेंसी 1। इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो Na1Cl1, तो यानी बन गया NaCl। ठीक, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं हम, मैग्नीशियम सल्फेट। अब ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, लेकिन ये फॉर्मूला बनेगा कैसे? तो मान लो मैंने क्या किया, मैग्नीशियम और यहां पर लिख दिया सल्फेट। सल्फेट की बेटा वैलेंसी निकालना मैंने सिखाया था आपको। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो 2 8 2, इसके लास्ट शेल में 2, और सल्फेट की वैलेंसी हमने निकाली थी कितनी, 2, तो यहां पर 2 लिखा, यहां पर 2, ये कट जाते हैं, 1 1, तो 1 इधर गया, 1 इधर गया, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट। और इसी तरह से आप फॉर्मूले बनाकर देखना बहुत सारे। अब इन्हीं फॉर्मूलों को हम यूज करते हैं रिएक्शन में, कि कैसे रिएक्शन में काम करता है। मैं आपको 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बनाकर देखना। ठीक, जैसे आप बनाना सोडियम कार्बोनेट पहला, दूसरा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा मैग्नीशियम फॉस्फेट, चौथा हाइड्रोजन सल्फाइड, पांचवा पोटेशियम नाइट्रेट, सिक्स्थ कैल्शियम क्लोराइड। ये 5 से 6 फॉर्मूले आपने आपको दिए, आप इनको वैलेंसी निकालना। और वैलेंसी कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करके, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करना, एटम्स में इलेक्ट्रॉन भरना, उसके बाद उसमें लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। तो वैलेंसी याद निकालना, और वैलेंसी निकाल के आपको इनके सिंबल पता होने चाहिए। एक जैसे एग्जांपल करके दिखाता हूं मैं आपको इसमें। जैसे मान लो मैंने लिया हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन मतलब H, सल्फाइड मतलब सल्फर। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है 1, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, यानी 2 8, और कितने बचे 6, तो 6 यानी कि 8 में से 6 गया 2, H2S, ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आज हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे कि किस तरह से ये फॉर्मूले बनते हैं, और फिर हम इनको रिएक्शंस में कैसे यूज करेंगे, जो कि हमारे 10th का फर्स्ट चैप्टर होता है, तो उसमें बहुत सारी रिएक्शंस आती हैं। जब बच्चे 9th क्लास से 10th क्लास में जाते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस आती हैं। तो कई बार क्या होता है कि बच्चों को दिक्कत क्या आती है, वहां पर क्या मान लो A है, मान लो B है, तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि A और B जब मिलते हैं तो यहाँ पर C क्या बनेगा। मैं मेरी बताता हूँ, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती थी स्कूल टाइम में, और बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी मेरी। क्या होता था, जैसे कहीं पर क्या होता है कि NaCl लिखा और कहीं पर MgCl2 लिखा, तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि कहीं पर तो Cl के पास कुछ भी नहीं है और कहीं पर Cl के पास 2 है। तो स्कूल टाइम में मुझे बहुत दिक्कत, मुझे समझ में नहीं आता था ये यहाँ पर 2 कैसे आ गया। ठीक है, तो स्कूल टाइम में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती थी, बच्चों को रहती हैं। ठीक है, बच्चे डर की वजह से, टीचर की डर की वजह से, कई बार उनको लगता है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी लड़कियों के सामने, तो वो इसलिए खड़े होकर सवाल पूछते ही नहीं कभी। कई बार उनको ट्यूशंस में भी अच्छे से क्लियर नहीं होता है। तो आज जाके मुझे समझ में आया कि भाई ये सब चीजें कैसे काम करती हैं जब मैं टीचर बना। ठीक है, तो यहां पर आपको ये पता है MgCl2 कैसे आया, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, Cl की वैलेंसी 1 इधर आया और 2 उधर गया, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना। यहां पर दोनों की वैलेंसी 1 1 थी, इसलिए यहां पर सिर्फ NaCl रहा।
तो ये फॉर्मूले बनाना आज मैंने आपको सिखाया, तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। और अगर आपको कोई थोड़ा सा भी डाउट लगा हो या कुछ भी मेरे को पढ़ाने में, मुझे पढ़ाने में कुछ भी आपको अगर कमी लगी हो, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो था और हो सकता है कि मेरे पढ़ाने में या मेरे कुछ समझाने में कुछ भी आपको गलत लगा हो, या कुछ भी आपको सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, बहुत सारे लोग देखेंगे वीडियो, तो अगर आपको कुछ भी कमी लगती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।